हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का पेज नंबर 4। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 1, 2, 3 को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है लुसेंट का भाग नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल। इसके पिछले वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कवर कर चुके हैं। अब ये है प्रागैतिहासिक काल, जो कि हमारा जो बुक है वो 16वां संस्करण का है लुसेंट का, और ये हमारे में पेज नंबर 4 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले लुसेंट का लाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको अपने तरीके से समझाएंगे। देखिए क्या है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। तो ये है बुक। देखिए ये बुक का लाइन है, आप लोग बुक देखते रहिए और साथ में समझते रहिए। बुक देखेंगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिर इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। तो बुक को देखते रहिए, बुक को देखना जरूरी है। देखिए इसमें कह रहा है, लुसेंट में क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्ट्री है, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। देखिए प्राग इतिहास होता है और आद्य इतिहास और इतिहास, यानी कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला क्या है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, देखिए बुक में क्या लिखा गया है, लिखिए, बुक देखते रहिए लाइन में, कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए ये बुक का लाइन है कि इसमें क्या है कि जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है। बुक में क्या लिखा गया है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं, मतलब कोई लिखित विवरण नहीं दिया गया, तो उसको क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं, मतलब जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं दिया गया है तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं उसे प्रागैतिहासिक काल। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। तो बुक में देखिए जो एरो दिया है ना, उस लाइन को समझिए, हर एरो को अच्छे से समझा रहे हैं, हर एरो मार के लाइन दिया है ना, हर लाइन को हम अच्छे से समझा रहे हैं, तो देखते रहिए। देखिए अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। देखिए जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो थे वो पढ़े नहीं जा सके हैं, तो उसे क्या कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए लेखन कला के बाद उपलब्ध लेख जो थे उसको पढ़े नहीं जा सके हैं, यानी कि लेखन कला के बाद उपलब्ध जो लेख थे उसको पढ़े नहीं जा सके, तो क्या कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखते रहिए, ये प्रागैतिहासिक काल हो गया और आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग देख चुके हैं और आद्य ऐतिहासिक काल देख चुके हैं। अब देखते हैं इतिहास, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इतिहास को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिसमें जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो तो लिखा है तभी तो पढ़ रहे हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं इतिहास कहते हैं। मानव विकास का वह काल जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है लिखित रूप में उपलब्ध है, तो उसे क्या कहते हैं इतिहास कहते हैं। जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उसे इतिहास कहते हैं। तो ये समझ में आया इतना। अब देखिए लुसेंट का हर एक लाइन देखिए, हर लाइन देखते रहिए और मैं समझाती रहूंगी। देखिए अगला है यहाँ पे, उसके नीचे ठीक लिखा है कि ज्ञानी मानव होमोसैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि जो ज्ञानी मानव, जैसे कि हम लोग क्या हैं ज्ञानी हैं, मानव क्या होते हैं ज्ञानी होते हैं। तो होमोसैपियंस जो थे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कब हुआ था 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए
ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस जैसा कि हम लोग, तो हम लोग का जो पृथ्वी पर आगमन कब हुआ था? हम लोग का पृथ्वी पर आगमन 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि आदमी या फिर मनुष्य इस धरती पर 30-40 हजार वर्ष पूर्व आए थे। ज्ञानी मानव का आगमन 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस लाइन को देखते रहिए, लूसेंट में हर एक लाइन को देखते रहिए और फिर मैं समझाती रहूंगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार समीक्षा अधिकारी में पूछे जा चुके हैं, तो समीक्षा अधिकारी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी हो गया, पुलिस हो गया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यही से आते हैं। जीके जीएस का जो बुक है ना, अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो देखते रहिए। अब देखिए अगला लाइन क्या है कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। देखिए ये बुक का लाइन है, अब उसको हम समझाने के लिए कैसे बताएंगे, क्योंकि हम जो बुक में पढ़ते तो हमको हमेशा याद ही नहीं रहता है। अगर हम उसी को नोट्स बना के पढ़ेंगे और अच्छे से ध्यान से देखेंगे, माइंड मैप की तरह रहे, तो हमको ज़्यादा समझ में आता है। देखिए इसमें क्या लाइन में लिखा है कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। देखिए पूर्व पाषाण युग जो था, पूर्व पाषाण युग, उस उनके जीविका का मुख्य आधार क्या था? मतलब उनके जो हम लोग का जीविका का मुख्य आधार, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं और भी मतलब हम लोग का बहुत सारे वस्तु हैं उपलब्ध जिसे सबका जीविका के लिए कुछ होता है ना, तो वैसे ही पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार था शिकार था। पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। और शिकार जो था वो पूर्व पाषाण युग में भोजन और मनोरंजन का साधन था। भोजन भी था और उनको वो मनोरंजन में भी लेते थे, तो भोजन और मनोरंजन का भी साधन था शिकार। किस काल में, किस युग में? पूर्व पाषाण युग में। सॉरी, पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। और शिकार उस टाइम पे क्या था? भोजन और उनके मनोरंजन का भी साधन था। भोजन और मनोरंजन का भी साधन था पूर्व पाषाण युग। तो फिर अब देखिए ये लाइन समझ में आया। अब अगला लाइन है, देखिए लूसेंट देखते रहिए, हम लूसेंट से ही पढ़ा रहे हैं और कहीं से भी कुछ नहीं समझा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का हर एक लाइन समझाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार समीक्षा अधिकारी में पूछे जा चुके हैं, तो फिर देखते रहिए। अगला लाइन है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। देखिए क्या कह रहा है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। देखिए आग जो था, देखिए आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। यानी कि आग को खोजा गया था पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था और आग की खोज किस काल में हुई थी? पूरा पाषाण काल में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखते रहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक पढ़ना। ये बुक पढ़ के आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके, तो देखते रहिए ध्यान से। इसमें से मैक्सिमम 5, 6, 7 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। लूसेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला लाइन क्या है बुक में? देखिए मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। यानी कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो थी वो नव पाषाण काल में हुई। देखिए यहाँ पे क्या है, मनुष्य में स्थायी निवास की शुरुआत, यानी कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति थी वो किस काल में हुई थी? तो नव पाषाण काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? नव पाषाण काल में। ध्यान से देखिए, इस मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? नव पाषाण काल में। और मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, और किस काल में बनाया था? तो नव पाषाण काल में। देखिए ध्यान से देखते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं
और ध्यान से देखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका नोट्स बना लीजिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर ये समझ में आया। अब अगला लाइन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपक सॉरी, खांसी आ रहा है। देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपक्कम था। देखिए, इस लाइन को समझिए कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था और तांबा से जो बने मतलब औजार थे, तांबा से बने औजार जैसे कुल्हाड़ी यहाँ पे लिखा है ना, उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था और फिर उसके द्वारा बनाया जाने वाला औजार था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था। और ये कुल्हाड़ी कहाँ पाया गया था? तो अतिरंपक्कम में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इस लाइन में जो है ना ऐसा लाइन करके लिखा हुआ है, तो हम एक बार पढ़ते तो कहानी की तरह हमको मतलब ऐसे कहानी लगता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है ना कि धातु सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। और तांबा से क्या बना था? तांबा से प्रथम औजार बना था कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी कहाँ पाया गया था? तो अतिरंपक्कम में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? अतिरंपक्कम में। तो इतना क्लियर हुआ। अब अगला देखते हैं। देखिए, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी। गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। कहाँ से हुआ था? नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और प्राचीनतम उत्पादक स्थल कौन से हैं? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान। देखिए, हम इस तरीके से समझा रहे हैं ना ताकि आपको क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने में आपको प्रॉब्लम ना, तुरंत आपको याद हो जाए। देखेंगे ना आप, इसका नोट्स बना लेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर एक पेज को, हर एक लाइन को पढ़ाएंगे, तो देखते रहिए। यहाँ पे लिखा है कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी कि प्राचीनतम उत्पादक स्थल कहाँ पर स्थित है? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। और प्रथम फसल क्या थी? गेहूं एवं जौ थी। यहाँ पे जौ नहीं लिखा है, गेहूं एवं जौ। यहाँ पे लिखा है ना कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ। यहाँ पे गेहूं एवं जौ नहीं लिखा है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, पहली फसल, यानी कि गेहूं एवं जौ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज क्या है? यहाँ पे लिखा है ना कि लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। देखिए, ध्यान से देखिए, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। और प्राचीनतम उत्पादक स्थल है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान। और प्रथम कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। और लेकिन मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चावल था। तो इतना क्वेश्चन आपको याद हुआ? देखते रहिए ध्यान से। अब देखिए, अगला लाइन क्या है कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। देखिए, कृषि का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसे हम लोग कृषि कर रहे हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं तो
प्रमाण मिला होगा तभी तो हम लोग कृषि उषि कर रहे हैं, तभी तो कोई चीज होता है, तभी वो धीरे 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 फैलता है, सब लोग जानते हैं, वो इतिहास बन जाता है। तो इसी के तो बोलते हैं इतिहास, कि पहले जो चीज हुआ फिर उसके बारे में और लोग जानेंगे, फिर और लोग जानेंगे, इससे फिर फैल जाएगा, वो लिखा जाएगा, इतिहास बन जाएगा। तो ऐसे ही कृषि का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कोल्डी हवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलता है। तो इतना क्लियर हुआ। अब अगला लाइन देखिए। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। देखिए इतना देखिए कि पाषाण युग के औजार, पाषाण युग के औजार यहाँ पे लिखा है ना कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार, पूर्व प्रस्तर युग यानी कि पाषाण युग के औजार, पूर्व पाषाण युग के जो औजार थे वो किसके बने थे? पूर्व पाषाण युग के औजार किसके बने थे? पत्थर एवं स्फटिक के मतलब स्फटिक के औजार से। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ पर लिखा है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। देखिए जो पूर्व पाषाण युग के जो औजार थे वो स्फटिक पत्थर के बने थे। किससे बने थे? स्फटिक पत्थर के बने थे। और जिसके खोज है रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। कब की थी? 1863 ईस्वी में। यहाँ पे लिखा है ना 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और वो औजार किससे बने थे? स्फटिक पत्थर के बने थे। किससे बने थे? स्फटिक पत्थर के बने थे। तो इतना समझ में हुआ। अब अगला है, देखिए उसमें लिखा है ना पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। यानी कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पे हुई थी? तो पल्लावरम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पल्लावरम में। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम में हुई। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मध्य पाषाण। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले, माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। देखिए अब इस लाइन को समझिए, ये लुसेंट का लाइन है। अब इसको हम अपने तरीके से कैसे समझाएंगे कि देखिए मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें 1867 ईस्वी में मिलती है। मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें 1867 ईस्वी में मिलती है। और कौन मतलब किसके द्वारा मिलती है जानकारी? सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कलाइन ने, C.L. कलाइन के द्वारा मिलती है। जब C.L. कलाइन ने लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले थे, तभी मध्य पाषाण काल की जानकारी मिलती है। कब मिलती है? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में C.L. कलाइन ने जब लघु पाषाणोपकरण यानी कि माइक्रोलिथ खोज निकाले थे, तभी मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें मिलती है 1867 ईस्वी में। तो इतना समझ में आया। अब देखिए मानव अस्थियां हमें किस काल में मिलता है? तो मध्य पाषाण काल में। अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बनता है ना कि ये डायरेक्ट ऐसे तो पूछता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि अगर जैसे कि अस्थि वस्थि से रिलेटेड पूछे, हड्डी उड्डी से रिलेटेड, तो ये मतलब यही में रहता है मध्य पाषाण काल में ही। तो ये क्वेश्चन मध्य पाषाण काल से ही बनता है। तो इसे डायरेक्टली अस्थि नहीं पूछता है, तो उसको घुमा फिरा के पूछता है। ऐसे मानव अस्थियां सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में, मानव अस्थियां की जानकारी मध्य पाषाण काल से प्राप्त होती है। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से जानकारी प्राप्त होती है हमें। तो इतना लाइन समझ में आया। अब देखिए अगला लाइन है, भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। देखिए नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था?
ईसा पूर्व 4000 ईसा पूर्व लगभग हुआ था। कब हुआ था? 4000 ईसा पूर्व लगभग प्रारंभ हुआ था नवपाषाणकालीन सभ्यता का। नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग 4000 ईसा पूर्व हुआ था। तो इतना समझ में आया। अब देखिए सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे यहाँ पे नीचे लाइन में देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ये किस भाषा का है? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है? मोहनजोदड़ो है, और जिसका अर्थ क्या है सिंधी भाषा में? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है वो सिंधी भाषा का लैंग्वेज है, सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मृतकों का टीला सिंधी भाषा में है। देखिए अब समझ में आया। अब देखिए भारत में अगला लाइन है लूसेंट का कि असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी है। इसको देखिए, ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवकपी क्या था? श्वेत भ्रू गिबन। श्वेत भ्रू गिबन जो कि असम में था। असम में ये श्वेत भ्रू गिबन जो है असम में स्थित है। ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवावकपी था जो कि असम में था। श्वेत भ्रू गिबन ये कहाँ पर था? असम में। ये भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवावकपी था। तो इतना समझ में आया। अब देखिए अगला लाइन क्या है। इनाम गांव ताम्र पसारियों की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। ये लुसेंट का लाइन है। अब इसको देखिए, हम इस तरीके से नोट से बना के समझा रहे ताकि ज्यादा समझ में आए चीजें। इनाम गांव जो था, इनाम गांव वो ताम्र पसारियों की बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से था। इसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से। तो जो इनाम गांव था वो ताम्रपसार युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताम्रपसार युग से। एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से संबंधित था। तो ये समझ में आया। अब देखिए अगला लाइन है, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। देखिए जीवाश्म का साक्ष्य यानी कि जीवाश्म का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? शिवालक की पहाड़ियाँ से। शिवालक की पहाड़ियाँ से प्राप्त है। हमें जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से मिला है? शिवालक की पहाड़ियाँ से मिला है। कहाँ से? शिवालक की पहाड़ियाँ से। तो इतना समझ में आया। अब देखिए उसके नीचे अगला लाइन है, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और वर्ष, हाँ ये तो हम समझा दिए। उसके नीचे देखिए, वर्ष 1867 से 68 ईस्वी में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। देखिए शैल चित्रकला का प्रथम खोज, मतलब भारत में शैल चित्रकला का खोज हुआ था कब? 1867 से 68 ईस्वी में, जो कि आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। कौन किया था? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भारत में शैल चित्रों की खोज, भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? शैल चित्रकला यानी कि शैल चित्रों की खोज। शैल चित्रों की खोज किसने की थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। कब की थी? 1867। भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। कब की थी? 1867 से 68 ईस्वी में। तो ये था। अब इसके नीचे देखिए अगला लाइन क्या है लूसेंट का, भीमबेटका से, भीमबेटका को भीमबेटका भी बोलते हैं। ये गुफा पूरा पौराणिक आवासीय पूरा स्थल है। क्या कौन सा है? पूरा पौराणिक आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के राय जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। देखिए ये लाइन जो है बहुत टफ है। अब यहाँ से हम कैसे समझेंगे हर एक लाइन को, उसको समझेंगे कैसे। देखिए अगर इसको हम माइंड मैप की तरह बनाएंगे, शॉर्ट में समझेंगे, तभी हमको समझ में आएगा। क्योंकि अगर जो चीज़ कहानी में रहता है तो उसको हम क्वेश्चन छाट नहीं पाते वहाँ से। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से ना,
ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं समीक्षा अधिकारी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भीमबेटका, सबसे पहले भीमबेटका ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये क्या है? पूरा पौराणिक आवासीय पुरास्थल है। पूरा पौराणिक आवासीय पुरास्थल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और ये पूरा पौराणिक आवासीय पुरास्थल है। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957 से 58 ईस्वी में। 1957 से 58 ईस्वी में। इसे भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने, जो भीमबेटका क्षेत्र था उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। 1990 में भोपाल मंडल ने, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था, इसे 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। किसको? भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया गया है 1990 में भोपाल मंडल के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए। और भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 यानी कि जुलाई में 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था यूनेस्को 2003 में जुलाई में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो इतना समझ में आया? अब अगला लाइन क्या है, नीचे देखिए। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। देखिए भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी में मिला है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में, यानी कि मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो देखिए इतना समझ में आया। ये था प्रागैतिहासिक काल को हम पूरा कवर कर चुके हैं। अब इसके आगे तीसरा भाग सिंधु सभ्यता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। ये था प्रागैतिहासिक काल लुसेंट का दूसरा भाग, जो कि हमारे बुक में पेज नंबर 4 में दिया गया है। और सिंधु सभ्यता भी पेज नंबर 4 में ही है, लेकिन थोड़ा सा है, उसके बाद पेज नंबर 5 आ जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसका जो पिछला वीडियो है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही लुसेंट को अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब